हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का क्वेश्चन एंड आंसर लाया हूं। आज का ये वीडियो पार्ट 4 होगा। इससे पहले 3 पार्ट में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर को बताया गया है। अगर आप लोग अभी तक उस वाले पार्ट को, जो 3 पार्ट सबसे पहले बताया गया है इन वाले चैप्टर का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का, आप लोग अगर अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख ले, क्योंकि उन वाले वीडियो में पार्ट 3 में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप लोगों को पूरे चैप्टर के बारे में डिफाइन किया गया, ठीक है ना। क्या क्या होता है, किस तरीके से फसल की जाती है, किस तरीके से सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। फसल करने से पहले किस तरीके से मिट्टी को तैयार किया जाता है, उन सारे के बारे में आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताया गया है, ठीक है ना। आज जो होगा क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर लेकर के आया हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आप लोग के जो स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं तो उन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन आंसर फर्स्ट वाला होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर में क्या है। और आप लोग जैसे जैसे मैं जो सारे क्वेश्चन को बताऊंगा तो आप लोग एक नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। और उस नोट्स की कॉपी में सिर्फ और सिर्फ साइंस होना चाहिए आपका, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं आप लोग को बताते जाऊँगा आप लोग नोट्स इसको बनाते रहेंगे। और यहाँ पर से जैसे जैसे आपको मैं समझाऊँगा, ऐसे तो मैं ये सारी चीज़ समझा चुका हूँ, बट जिस तरीके से मैं समझाऊंगा पहले समझना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को नोट्स के रूप में उसको बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्या लेकर के आया आप लोग के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर देखते क्या बोला जा रहा है। क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग के चैप्टर में, तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में, पार्ट 1 में ये मैं बताया था आप लोगों को कि मनुष्य जो होते हैं या फिर कोई जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बनाते, लेकिन पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसलिए पौधों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी कारण पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। बहुत शॉर्ट टाइप में आंसर है। चलिए इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, इसका नोट्स अच्छे से बनाएंगे, सही है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आप लोग को बताया था कि 3 दलहन फसलों के नाम लिखे। 3 दलहन फसलों के नाम लिखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा था क्या क्या हो जाएगा, चना, मसूर, अरहर। ये क्या हो गया, 3 दलहन फसल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि रबी फसल को किस ऋतु में उगाया जाता है। रबी फसल जो होती है, ठीक है ना, उसको किस ऋतु में उगाया जाता है। तो रबी फसल को शीत ऋतु में उगाया जाता है। और खरीफ फसल को किस ऋतु में उगाया जाता है, बताइए। खरीफ फसल को उगाया जाता है वर्षा ऋतु में, बताया था मैं आप लोगों को, ठीक है। रबी फसल को किस ऋतु में, तो शीत ऋतु में, और खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों की किन्हीं 3 अपघटकों के नाम लिखे। किन्हीं 3 अपघटक का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, केचुआ। सेकंड क्या हो जाएगा, सांप। और तीसरा क्या हो जाएगा, चूहा। और केचुआ को और एक चीज कहा था, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को, सही है। पता आप लोगों को ना, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं बताया था आप लोग कि कल्टीवेटर क्या होता है, बताया था ना कल्टीवेटर के बारे में। चलिए आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे। कल्टीवेटर का उपयोग क्यों किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्टीवेटर का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखेंगे आप लोग कल्टीवेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बोला जा रहा है कल्टीवेटर के उपयोग से खेतों की जुताई में, क्या बोल रहे हैं, कल्टीवेटर के उपयोग से खेतों की जुताई में श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है। और इसे ट्रैक्टर में लगाकर खेतों की जुताई काफ़ी अच्छे ढंग से की जाती है। कल्टीवेटर का जो यूज किया जाता है जुताई करने में, खेतों की जुताई करने में, उससे क्या होता है कि श्रम में भी और समय में भी, ठीक है ना। मेहनत भी, श्रम मतलब क्या था, मेहनत भी कम लगता है और उसमें समय भी बहुत कम लगता है और काम भी अच्छे से हो जाती है, ठीक है ना। दोनों की बचत होती है। और इसे ट्रैक्टर में लगाकर खेतों की जुताई काफ़ी अच्छे ढंग से की जाती है। इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेटर का यूज करके खेतों की क्या कहते हैं, जुताई को किया जा सकता है। समझ में आ गया कल्टीवेटर का यूज क्या क्या होता है, क्यों करना चाहिए कल्टीवेटर का यूज, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से समझेंगे कि पुनः रोपण विधि से किन फसलों को लगाया जाता है। ये भी मैं बताया था, पुनः रोपण विधि से किन फसलों को लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धान की फसल लगाई जाती है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर के ये सारे के सारे क्वेश्चन है? तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर के क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन एंड आंसर है, जो आप लोगों को पहले तो इसका अच्छा से नोट्स बनाना, उसके बाद इन सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को लर्न करना है। सही है। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, ये भी मैं बताया था राइजोबियम के बारे में, ठीक है ना। तो फलीदार फसल की जड़ों पर पाए जाने वाले ग्रंथियों में राइजोबियम पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फलीदार फसल की जड़ों पर पाए जाने वाले ग्रंथियों में राइजोबियम पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? ये वाला इसका हो जाएगा 7 का आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। ह्यूमस क्या है, ये भी मैं बताया था कि ह्यूमस किसे कहते हैं या फिर ह्यूमस क्या होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे आप लोग ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस एक भूरे रंग का पदार्थ होता है जो सड़े गले पदार्थ से बनाते हैं, ठीक ना, जो सड़े गले पदार्थ से बनते हैं, यहाँ होगा, ठीक है ना। ह्यूमस एक भूरे रंग का पदार्थ होता है जो सड़े गले पदार्थ से बनते हैं, और ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। और मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बारे में भी बताया था। जब उर्वरक का यूज हम लोग अधिक करते हैं, ठीक है ना, अकार्बनिक रसायन जिसको बोला जा रहा है, उर्वरक क्या होता है? हम लोग का अकार्बनिक रसायन होता है। तो जब उर्वरक का यूज अधिक मात्रा में किया जाता है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और खाद का यूज करने पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। तो उसी तरीके से ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस क्या होता है? एक भूरे रंग का पदार्थ होता है जो सड़े गले पदार्थ से बनते हैं, यहाँ पे होगा जो सड़े गले पदार्थ से बनते हैं, और ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है धीरे धीरे, ठीक है ना। और ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया ह्यूमस क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसके लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 खरपतवारों के नाम लिखे। अब खरपतवार क्या होता है मैं बताया था। जब किसी खेत में फसल को लगाया जाता है तो फसल के अलावा जो कुछ वृक्ष, जो कुछ पेड़ पौधे उसमें निकल जाते हैं घास के रूप में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना। ये सब जो खरपतवार होगा, ठीक है ना, और किस तरीके से ह्यूमस होता है, तो इन सारे के सारे को अगर आप लोग को जानना है तो वीडियो में जा करके देखें, ठीक है ना। 3 पार्ट जो इसका खत्म हो चुका है, उस 3 पार्ट को अच्छे से जा करके देखें शुरू से, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करें। देखिए इस वाले जो पूरा का पूरा चल रहा सेशन, ठीक है ना, पूरा का पूरा सीरीज जो चल रहा है, इस सीरीज में क्लास 8 के पूरा साइंस को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना। और पहले चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए देखिए किन्हीं 3 खरपतवारों में बथुआ हो गया, और फिर गाजर घास हो गया, और फिर चौलाई होगा, ये सब खरपतवार के नाम होते, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का कि फलों तथा सब्जियों का भंडारण कहाँ किया जाता है। भंडारण का मतलब क्या होता है? उसको जमा कहाँ किया जाता है? तो फलों तथा सब्जियों का भंडारण शीतागार में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शीतागार में किया जाता है। तो ये कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जिसको मैं चैप्टर में मैं नहीं बताया था, ठीक है ना, कि फलों तथा सब्जियों का भंडारण कहाँ किया था, ये चैप्टर में नहीं बताया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है ना, कि फलों तथा सब्जियों का भंडारण कहाँ किया जाता है, तो शीतागार में किया जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैं नंबर डालना यहाँ पे मिस कर दिया हूँ, ठीक है ना, मैं इसका नंबर नहीं डाला हूँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है खरीफ फसल तथा रबी फसल में अंतर बताएं। इंपॉर्टेंट है, खरीफ फसल तथा रबी फसल में अंतर बताएं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है ना, और रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पैराग्राफ पॉइंट में लाया हूँ, ठीक है ना। आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, और इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। अब लिख सकते हैं खरीफ फसल में इन्हें जून जुलाई में लगाया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। यहाँ पे सितंबर भी आ सकता है, बट अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। और दूसरा में यहाँ पे लिख सकते हैं रबी फसल में तो इनकी बुआई अक्टूबर माह में तथा फसल की कटाई कब होती है, मार्च में होती है, ठीक है ना। अब तीसरा में लिख सकते हैं कि धान मक्का सोयाबीन मूंगफली कपास आदि क्या है, खरीफ फसल का कुछ उदाहरण है। और यहाँ लिख सकते हैं गेहूं चना मटर सरसों आलू, ये सब क्या रबी फसल का उदाहरण है। समझ में आ गया बात? आप इसको पॉइंट वाइज तरीके में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना है। जैसे कि ये कोई हो गया, ठीक है, इस तरफ आप लोग लिखेंगे क्या, खरीफ के बारे में, ठीक है ना, और इस तरफ लिखेंगे रबी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देंगे क्या कि खरीफ फसल को कब उगाया जाता है, इधर देंगे रबी फसल को कब उगाया जाता है, ठीक है ना।
फिर लिखेंगे खरीफ फसल का, खरीफ फसल को क्या कहते हैं, यहाँ पे किस महीने में उगाया जाता है ये तो समझ में आ गया, किस महीने में काटा जाता है। अब सेकेंड पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं, हाँ, खरीफ फसल किस ऋतु में उगाया जाता है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया खरीफ फसल को हम लोग लगाते कब है और काटते कब है, रबी फसल को भी लगाते कब है और काटते कब है। अब तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लेंगे कि खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है, रबी फसल के अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है। तो आप लोग को समझ में आ गई खरीफ फसल तथा रबी फसल में अंतर किस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं आप लोग को फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि खरीफ फसल रबी फसल में क्या क्या ये होता है, ठीक है ना। खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, इन्हें जून जुलाई में लगाया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। इसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि किसके अंदर आता है, खरीफ फसल के अंदर आता है। अब देखिए रबी फसल को शीत ऋतु में उगाया जाता है, लगाया जाता है, और इनकी बुआई कब से कब तक की जाती है, अक्टूबर माह में, तथा फसल की कटाई मार्च में होती है, ठीक ना। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब किसके उदाहरण है, तो रबी फसल के उदाहरण है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, खरीफ फसल तथा रबी फसल के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उर्वरक तथा खाद में अंतर। मैं इसमें भी नंबर देना आप लोग को मिस कर दिया हूँ। चलिए ये आप लोग का 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग का 12 होगा, उर्वरक तथा खाद में अंतर। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, उर्वरक तथा खाद में अंतर। और मैं जब आप लोग को चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैं बताया था कि उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं उर्वरक और खाद में किस तरीके से डिफरेंस को लिख सकते हैं, देखिए। और जब अंतर पूछे ना उर्वरक और खाद में, तो सबसे पहले इस तरीके से आप लोग को लिखना चाहिए, एक तरफ उर्वरक दूसरा तरफ खाद, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, अंतर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक ना। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके से लिखने से अच्छा रहता है। उर्वरक में पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि उर्वरक में मैं क्या बताया था आप लोग को, कि उर्वरक क्या होता है। उर्वरक हमारा क्या होता है, एक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी निर्माण कहाँ की जाती है, फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है ना। जिनका निर्माण कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है। तो उर्वरक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है ना। अब देखिए कि खाद के बारे में क्या बोला जा रहा है, कि खाद हमारा क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। खाद हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है जिनका निर्माण प्रकृति, पादप तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से होता है। मैं बताया था कि खाद का निर्माण खेतों में भी किया जा सकता है और किस किस के थ्रू किया जा सकता है। तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट पॉइंट, समझ में आ गई बात। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। तो सेकंड एग्जांपल क्या होगा आप लोगों का, कि उर्वरक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग खेतों में पराई या फसल की बुआई के बाद किया जाता है, ठीक है ना। जब फसल को बो देते हैं तो उसके बाद उर्वरक का यूज किया जाता है। और खाद का प्रयोग खेतों में फसल की बुआई के पूर्व किया जाता है, मतलब जब हम लोग फसल को लगाते हैं उससे पहले ही खाद का यूज कर दिया जाता है, ठीक। कब, तो जुताई के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है, तो जुताई के दौरान किया जाता है, ठीक ना। बुआई के पूर्व जुताई के दौरान किया जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ने उसका पॉइंट 3 क्या है, ये थर्ड पॉइंट अब क्या बोला जाए, कि उर्वरक में पादप पोषक तत्व कैसे देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। कि उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उर्वरक में क्या क्या पाया जाता है ये मैं अच्छे से बताया था। और खाद में पादप पोषक तत्व उर्वरक की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट क्या होगा उर्वरक और खाद में अंतर का। चौथा पॉइंट होगा कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। उर्वरक से तो मिट्टी की ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है ना, जबकि उर्वरक से तो मिट्टी को और क्या होता है, उसकी उर्वरा क्षमता घट जाती है, ठीक है ना। और खाद से मिट्टी को काफ़ी मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। खाद से मिट्टी को काफ़ी मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। चलिए देखिए क्वेश्चन 5 में 5 पॉइंट है हम लोग का 5 पॉइंट में क्या बोला जाए, कि उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग काफ़ी आसान होता है, ठीक है ना। उर्वरक का भंडारण जो क्या होता है और इसका परिवहन तथा इसका उपयोग भी क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। बट खाद का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग तुलनात्मक रूप से कठिन होता है, क्योंकि खाद को बनाने में भी थोड़ा मेहनत लगता है, ठीक है ना। उसका भंडारण करने में, उसका परिवहन करने में, उर्वरक की तुलना में खाद का हर कुछ करने में जो होता है, खाद का बनाने से लेकर के इसका भंडारण, परिवहन तथा और सारा जो उपयोग होता है इसका, तो वो सब करने में इसका क्या होता है, थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन उर्वरक से अच्छा क्या होता है, हम लोग का खाद होता है। समझ में आ गई बात आप लोग को। तो ये था हम लोग का उर्वरक और खाद में अंतर। तो उर्वरक और खाद में अंतर के कितने पॉइंट है, उर्वरक और खाद में अंतर के 5 पॉइंट है। तो ये इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी मैं नंबर नहीं दिया, ठीक है ना। ये कौन सा नंबर होगा हम लोग का, तो क्वेश्चन नंबर 3
थर्ड नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा हम लोग का 3 होगा ना, 13 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है। खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है? खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है? नियंत्रण का मतलब बोला जा रहा है कि किसी भी फसल के बीच में जो बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं तो उस पर नियंत्रण करना, ठीक है ना, क्यों आवश्यक है? तो खरपतवार नियंत्रण इसलिए आवश्यक है कि जो खेत में अपने आप उग जाते हैं, मतलब कि वैसे पौधे जो खेत में अपने आप ही उग जाते हैं जिससे कि फसल को हानि होती है, हानि पहुंचती है, इसलिए खरपतवार की नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर वो जो पौधे खेत में अपने आप उग जाते हैं, अगर उस पर नियंत्रण नहीं पाया जाएगा तो जो उसके बगल में जो फसल लगाया गया है तो फसलों को क्या पहुंचेगी? हानि पहुंचेगी। इसलिए खरपतवार की नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया खरपतवार की नियंत्रण करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि वो फसल को बर्बाद कर देता है, फसल को अच्छे से होने नहीं देता, फसल को हानि पहुंचती है, इसलिए खरपतवार पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। समझ में आ गई बात, खरपतवार पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का, नो, ये क्वेश्चन नंबर 14 तो आप लोग का अच्छा सा ये आ गया, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप ये सिंपल भी है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले से ही कर दिया हूँ, ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो आज के वीडियो का ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक होगा। तो ये जो कुछ मैं आप लोग को क्वेश्चन बताइए, क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग एक न्यू कॉपी में इन सारे के सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाएंगे और उसको अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला जाए कि सही शब्दों का मिलान करने के लिए क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्या हम लोग का खरीफ फसल, खरीफ फसल का किस में टिक किया गया? तो ई में। खरीफ फसल हम लोग का क्या होता है? धान एवं मक्का क्या होता है? हम लोग का खरीफ फसल होता है। धान एवं मक्का क्या होता है? खरीफ फसल होता है। अब देखिए सेकंड में क्या बोला जा रहा है? रवि फसल के बारे में। रवि फसल हम लोग का क्या होता है? गेहूं चना मटर क्या होता है? रवि फसल होता है। गेहूं चना मटर क्या होता है? रवि फसल होता है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब देखिए रासायनिक उर्वरक क्या होता है? रासायनिक उर्वरक क्या होता है हम लोग का? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट क्या होता है? रासायनिक उर्वरक होता है, ठीक है ना। उर्वरक अभी मैं पहले बताया था आप लोग को। रासायनिक उर्वरक क्या था? यूरिया सुपर फॉस्फेट। इन सभी को कहाँ बनाया जाता है? तो इन सभी को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए फिर लास्ट क्या बोला जाए कि कार्बनिक खाद क्या होता है? कार्बनिक खाद क्या होता है? पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष क्या होता है? कार्बनिक खाद होता है। समझ में आ गई आप लोग को बात, कार्बनिक खाद क्या होता है? या मवेशियों का चारा थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया, आई होप, ठीक है ना। तो ये कुछ आंसर है आप लोगों का। कार्बनिक खाद का हो जाएगा सी हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक का बी हो जाएगा, रबी फसल का हो जाएगा डी, खरीफ फसल का सी हो जाएगा। तो इन सारे के सारे मिलान वाले को भी आप लोग क्या करेंगे? लर्न करेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के क्लास 8 के साइंस का, ठीक है ना। सो आप लोग आए, इस वीडियो को देखिए अच्छे से, इसके लिए थैंक यू, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या करें? पढ़ते रहें और नोट्स अच्छे से बनाएं और उस नोट्स को अच्छे से लर्न करें। सो ऑल द बेस्ट।